सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं बात होगी। मकबूजा कश्मीर में फ़ोन बंद, इंटरनेट बंद, टेलीविज़न केबल्स बंद, अखबारात बंद, तकरीबन 21 दिन से कर्फ्यू लगा है। 9 लाख भारतीय फ़ौज है, 90 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को कैद कर रखा है, नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है। बहुत ही एक इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है। लेकिन जो सूरत हाल एक ज़माने में कही जाती थी पाकिस्तान की जानिब से, मौजूदा हुकूमत भी कहती थी कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो पता नहीं ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान कब देगा। और कई अहम और सवालात हैं। मोदी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से चले जाते हैं, यूएई में जाके सिविल अवार्ड लेते हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात अरब दुनिया से क्यों ख़राब हैं, या हिंदुस्तान के इतने अच्छे क्यों हैं? वजह क्या है कि हिंदुस्तान के साथ मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, पाकिस्तान का साथ देना कहीं भी उस तरह से देखा नहीं जाता। पाकिस्तान से क्या गलतियाँ हुई हैं, किस तरह पाकिस्तान उन गलतियों को ठीक करे। मौजूदा हुकूमत की जो सिफारती कोशिशें हैं उन्हें सराहा ज़रूर जा रहा है, लेकिन आगे क्या, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जमील अहमद खान, लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं नईम खालिद लोधी साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। नईम खालिद लोधी साहब, पाकिस्तान क्या करे? कश्मीर पर बार बार ये कहना कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, 21 रोज़ हो गए हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा बोल रहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्वीट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं, लेकिन आगे, इससे आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? जी, पहली बात तो ये है कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत गुंजाइश मौजूद है। ये तो खैर आपको मानना पड़ेगा कि हमारी जो फ़ॉरेन ऑफिस है उनकी काविशों की वजह से और ख़ुद मोदी की गलतियों की वजह से, इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि कश्मीर मुकम्मल तौर पे इंटरनेशनलाइज हो चुका है। और ठीक है, ममालिक अपनी अपनी उसके इंटरेस्ट के मुताबिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स आ रही हैं और यूएन के सेक्रेटरी जनरल बोल रहे हैं, वहाँ पर भी जो काविशें हुई हैं आप सबके सामने, वो तो एक काम चलता रहेगा। लेकिन ये आप जो बात कर रहे हैं, इसके मैं तायद करता हूँ कि मोदी की जो एक उसका एटीट्यूड है, जो उसका रवैया है, उसमें फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ डिप्लोमेसी से फ़र्क नहीं आएगा। डिप्लोमेसी एक मैदान तैयार करेगा, डिप्लोमेसी एक इंटरनेशनलाइज जो हो गया वो है, आपको मौका देगा अपना जो भी आप काम करना चाहते हैं। आपको काम करने हैं 2 और फील्ड्स में। एक सियासी सतह पर देखिए, उन्होंने एक पूरे इलाके का हैयत चेंज कर दी है, उसकी नौयत चेंज कर दी है, शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, यूएन के जो रेजोल्यूशन है उनकी खिलाफ वर्जी है। तो आपके पास चॉइसेस तो हैं। लोग बात कर रहे हैं कि आप अपना जो इलाका है आज़ाद कश्मीर, उसमें यूएन को कहें कि आपके अंडर यहाँ पर आप प्लेबिसाइड करा लें, ताकि पता चल जाए आपके लोग क्या चाहते हैं, कश्मीरी क्या चाहते हैं, और बाद में उसको हम एक्सटेंड कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए। आप शिमला मुआहदे के साथ क्यों चिपके हुए हैं? 2 दफ़ा उन्होंने उसको वायलेट कर दिया है। अपने जहाज़ अंदर ले आए थे, हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया, अब उन्होंने नौयत चेंज कर दी, वायलेट हो गया, अब फिर भी उसका नाम ही नहीं ले रहे। आप एग्ज़ाइल में गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर की, वो आप कर सकते हैं। तो ये तो खैर वो हैं जो कि सियासी और भी बातें हो सकती हैं, इनकी तफसीलात में जाना ज़रूरी है। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, इनको कोई सियासी जहन और जो कानूनी जहन है वो बैठ कर इस पर गौर व फिक्र करें। जमील अहमद खान साहब, कानूनी तौर पर पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है? लोधी साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आता हूँ। जमील अहमद खान साहब, आप पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत काम करते रहे हैं। आज ऐसा मौका है कि 27 सितंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब करना है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है? ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात जो पाकिस्तान मुसलसल करता रहा है, वो ईंट का जवाब पत्थर से क्या? हिंदुस्तान ने तो जो कर दिया, कश्मीर में करना था वो हो चुका। कश्मीर में करने के बाद हिंदुस्तान आगे चला गया और उसको दुनिया सराह रही है। यूएई के अंदर सिविल अवार्ड्स मिल रहे हैं, हर जगह पे बेहतरीन किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा है मोदी को, और मोदी के को वो जो जुल्म ढाता रहा है या ढा रहा है, उसको उस तरह से मुस्लिम उम्मा मानती नहीं है, तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान की नाकामी है या हम हिंदुस्तान को उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाए जिस तरह से वो काम करता है?
जी, ये सारी चीज़ें, इसका थोड़ा थोड़ा अंतर शामिल है इसमें। पाकिस्तान की कोताहियाँ पिछले 30 बरसों में वो भी मानना बहुत ज़रूरी है इस मामले में, ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से। अब जो मुतहरिक हुए हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है और हम देख रहे हैं जितने अब हम मुतहरिक हैं पिछले चंद अय्याम से, ख़ास तौर पे आर्टिकल 370 जब इंडिया ने ख़त्म किया और 35 से, उसके बाद से जितना मुतहरिक है उसके अगर हम 10% भी मुतहरिक रहते पिछले 10 सालों में या पिछले 15 सालों में, तो आज ये नौबत आनी ही नहीं थी। अब आप देख लीजिए कि पजीराई क्यों हो रही है मोदी की। 7 हाईएस्ट अवार्ड 7 मुख्तलिफ कंट्री से मोदी को मिल चुका है 2016 से लेके 2019, लेकिन सबसे तकलीफ दे अवार्ड यूएई के तरफ से ऐसे मौक़ों पर जबकि आहू फिगा चल रही है, जबकि जुल्म और बर्बरियत कश्मीर में है, जबकि कत्ले आम हो रहा है, जबकि गिलानी साहब कश्मीरी लीडर, उन्होंने आज भी बयान दिया है मुस्लिम उम्मा को कि मदद उनकी की जाए। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, लर्जा खेज किस्म के वहाँ से इमेजेस आ रहे हैं, उसमें हाईएस्ट अवार्ड ऑफ यूएई का देना ये बस जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। अब इसकी ज़ाहिर है वजूहात का खोजना बहुत ज़रूरी है, वजूहात की मालूमात बड़ी ज़रूरी है, इसका एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको 2-3 नुकात के ज़रिए इस बात को मैं वजाहत कर देता हूँ। देखें, इंडिया की इस वक्त ये इतने अवार्ड मिलना और इंडिया की खुलकर मजम्मत न करना, किसी भी गल्फ कंट्री ने खुलकर मजम्मत नहीं की है इंडिया की जिस अंदाज में करना चाहिए। किसी भी मुस्लिम मुल्क ने खुलकर मजम्मत नहीं की है जैसे कि करना चाहिए। तो उस लिहाज से सिर्फ 2-3 कंट्रीज हैं जहाँ के ईरान में जुलूस निकल गया, टर्की ने अच्छा साथ दिया, चाइना तो खैर स्टेक होल्डर है, उसने भी हमेशा साथ देना होता है और इस्तीफा भी दिया। उसके अलावा मुस्लिम उम्मा का, जिसके कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी जब बनाई, तो उस फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम महवर था कि मुस्लिम उम्मा के साथ, मुस्लिम ममालिक के साथ सबसे ज़्यादा कोशिश की जाए बायलैटरल रिलेशंस की, लेकिन उसके बावजूद उसका समर हमें नहीं मिला और कश्मीरियों को उसका समर नहीं मिला। अब इसको हम समझ लेते हैं, 3 ट्रायो को अगर देख लें आप, इजराइल, यूएस यानी अमेरिका और इंडिया, इनके जो इस पूरे रीजन में इंटरेस्ट हैं या उसको अज़ाइम भी कह लें आप, तो अगर उसको देख लें जिसमें कि एक तरफ ग्रेटर इजराइल की बात भी आती है और दूसरी तरफ हिंद की भी बात आती है, महाभारत की, तो ये इसको हिंदुत्व नहीं, वो महाभारत की जो बात, महाभारत की बात, एनेक्सेशन की, हिंदुत्व उसका एक आइडियोलॉजी, उसका टूल है उसको हासिल करने के लिए। तो एक तरफ पैलेस्टीन के आप मॉडल को देखें, दूसरी तरफ इमेजेस मेरे पास मौजूद हैं, आ गए हैं पिछले चंद दिनों में, जिसमें इजरायली एडवाइजर यूनिफॉर्म में भारत के फौजियों को ब्रीफ कर रहे हैं कश्मीर की सरजमीन पर। तो जब दूसरी सूरत हाल ये है तो हमें समझने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए कि गल्फ कंट्री क्यों नहीं हमारा साथ दे रहा है। देखिए, गल्फ कंट्री कभी वो काम नहीं करेगा जिसमें कि उन्हें आशीर्वाद ना हो अमेरिका की तरफ से, या अमेरिका जिसमें उनसे खफगी दिखला सके, या अमेरिका जिसमें ज़्यादा दिलचस्पी न रखता हो। मुझे याद है एक बहुत बड़े रूलर ने मुझे यूएई में, जब मैं सफीर था, तो मुझे कहा कि जी आप अपने मुल्क को भी बताएं। जब कुछ अमेरिका पे नुक्ताचीनी शुरू हुई थी हमारे मुल्क में, तो मुझे कहा गया कि आप अपने मुल्क को बताएं कि कम अज़ कम वो इतनी खुल के नुक्ताचीनी न करे, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है और हमें देखें, यानी कि गल्फ कंट्रीज़ को देखें कि हम ऐसी मुखालफत नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को मैं तनाजुर में समझाने के लिए मैंने ये चंद नुकात बयान कर दिए, तफसील तो इसकी और बहुत लंबी है। तो इसकी वजह से खान साहब, मैं चाहूँगा कि आरिफ हुसैनी साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हुसैनी साहब, पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन हैं? जमील अहमद खान साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट सामने रखे, नईम खालिद लोधी साहब कहते हैं पाकिस्तान के पास बहुत गुंजाइश है।
आप क्या समझते हैं, हमारे फ़ज़ाई हदूद से मोदी गुजर जाते हैं, पाकिस्तान मौका दे देता है, फ़ज़ाई हदूद बंद नहीं की हुई हैं, वो जाके सिविल अवार्ड ले लेते हैं यूएई के अंदर। पाकिस्तान जो कहता है बार बार कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान आखिर कब देगा? आपकी नज़र में कौन कौन से पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं कि वो मोदी को दबाव में ले और कश्मीरियों के लिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसके अंदर इंसानी हकूक़ के जो मसाइल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब दिया जा सके? फैसल, आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है और उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो आपका ज़ाहिरी सवाल है कि जो तशद्दुद हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर में, उसके बावजूद जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनका रद्द अमल बिल्कुल बरअक्स है, बल्कि वो हिंदुस्तान के साथ या भारत के साथ अपनी पींगें बढ़ा रहे हैं। उसकी वजूहात जो हैं वो तो तस्करे में आ चुकी हैं। एक तो इक़्तिसादी कंपल्शंस हैं और दूसरा कुछ सियासी कंपल्शंस हैं, सिक्योरिटी के कंपल्शंस हैं कि दुनिया में इस वक्त एक नेक्सस बन रहा है बड़ी तेज़ी से। तो उसमें गल्फ़ कंट्रीज़ इजराइल और इंडिया के साथ अलाइन हो रहे हैं खित्ते में, अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ज़ाहिर बात है उनकी पॉलिसी उस तरफ टिल्टेड है। हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि वहाँ के अवाम जो हैं वो आज भी पाकिस्तान के साथ हैं। तो हमें पब्लिक डिप्लोमेसी पे जोर देना होगा। गालिबन आपके चैनल का कुछ अरबिक सेट भी है जो अरब दुनिया में शायद हो, या अगर नहीं है तो होना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया, अरब सोशल मीडिया जो है बड़ा एक्टिव है और ज़रूरत इस बात की है कि मिनहसुल कौम हम इनफरादी तौर पे भी और हुकूमती सतह पर भी अरब वर्ल्ड को, गल्फ कंट्रीज को सोशल मीडिया पे इंगेज करने की ज़रूरत है और इसको मुनज़्ज़म अंदाज से करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त देखें इंटरनेशनल एमनेस्टी, रेड क्रॉस और इवन जो सिविल सोसाइटी है इंडिया की, वो भी इस पर तनकीद कर रही है और गालिबन उनकी तनकीद हमसे ज़्यादा जो है वो फ़ाल है, इफ़ेक्टिव है। उसको हमें रिप्रोड्यूस करना होगा, अरबिक लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि अरब दुनिया में अक्सर लोग जो है ना अंग्रेज़ी समझते हैं ना कोई और ज़बान, वो अरबिक में ही बात करते हैं। तो अरब वर्ल्ड को हमें इंगेज करना होगा। इसी तरह से और इस्लामी में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिर उसके बाद दुनिया में जहाँ कहीं पे भी उनको उनकी ज़बान में जो कश्मीर की इस वक्त हालत है वो उससे आगाह करना है। और जब तक हम पब्लिक ओपिनियन, वर्ल्ड ओपिनियन नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हम कश्मीर के मुजाहिदीन की मटीरियल सपोर्ट भी नहीं कर सकते। आपके पिछले प्रोग्राम में भी आपने इस पर गुफ्तगू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से कुछ बेहतरी भी आई। वो ये कि देखें, कश्मीर की स्ट्रगल एक क्रिटिकल फेज में है, या तो इंडिया उसको कुचल देगा या वो कामयाब और फतह याब होगी। अब इसके लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा और वो किरदार ये है कि हमें कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को एज ए फ्रीडम स्ट्रगल दुनिया में उसको पॉपुलराइज करना है और उनकी मटेरियल सपोर्ट करनी है। मैं इसको ज़्यादा तफसील से बयान करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मीडिया पे इस तरह की बात नहीं हो सकती, मगर ये कि हमें वहाँ के हुर्रियत जो मुजाहिदीन हैं जो लड़ रहे हैं, हाँ हुसैनी साहब, उनके साथ मैं यही पॉइंट लेकर नईम खालिद लोधी साहब के साथ। लोधी साहब, पाकिस्तान के पास ये जो पॉइंट है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नैरेटिव है कश्मीरियों का, पाकिस्तान का नैरेटिव है, वो सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, बहुत सारी ज़बानों के अंदर जाना चाहिए, जिससे अब वर्ल्ड को जो है वो समझाने की ज़रूरत शायद बहुत ज़्यादा मौजूद है, जैसे हुसैनी साहब कह रहे हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो इस वक्त दफ्तर ख़ारजा है, पाकिस्तान के काउंसलेट्स हैं, एम्बेसीज़ हैं, हाई कमीशंस हैं, वो ये सारा काम कर रहे हैं और करने की ज़रूरत है? और एक और नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, उसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसके जो एडिटोरियल साइट्स हैं, उसके ऊपर इंडियंस बैठे हैं और अगर आप थोड़ी सी भी गुफ्तगू करते हैं तो वो आपका ट्विटर अकाउंट बैन कर देते हैं। कश्मीर से मुताल्लिक कोई क्लिप दें, कोई कमेंट करें, सोशल मीडिया पे, फेसबुक के ऊपर जाएं वो बंद हो जाता है, ट्विटर पे जाएं वो बंद हो जाता है, यूट्यूब के ऊपर आप डाल नहीं सकते हैं। ये सारी जो कदगने हैं वो इंडियन मैनेजमेंट है सोशल मीडिया के सारी दुनिया के अंदर, वो हैंडल कर रही है। लोधी साहब, इससे कैसे फेस किया जाए?
देखिए, जब आप तैरते हैं या उड़ते हैं तो मुखालिफ हवा के बावजूद आपको उड़ना ही होता है, और पानी आपके मुखालिफ भी जा रहा हो तब भी आपको तैरना ही होता है। तो ये जो आप जितनी आप बातें बता रहे हैं ये अपनी जगह दुरुस्त सही, लेकिन फिर भी हमें अपना काम करना है। मेरा ख्याल हुसैनी साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये बात बताई है कि आप इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी को अपील करें और उनका दबाव आएगा अपने स्टेट्स के ऊपर और इस तरीके से वो आएगा। लेकिन ये सारी बातें तो हैं डिप्लोमेटिक फील्ड की, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और हुसैनी साहब ने भी इब्लीकली उसके ऊपर अपना तबसरा किया है कि इससे एक इंटरनेशनलाइज तो होगा मामला, आपको मौका तो मिलेगा मटेरियल सपोर्ट करने का, लेकिन इससे मॉडिफाई नहीं होगी उसकी जो एटीट्यूड है मोदी का। वो उन्होंने जो दूसरी बात की है मटेरियल सपोर्ट, जिस पे उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, और बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जब आर्मी चीफ दो बातें कर रहे हैं, एक वो ये कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों की मदद के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, तो इसको आप इंटरप्रेट कर लें, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि हम हर जहरियत का जवाब देने को तैयार हैं। अब सिर्फ मेरा जो है जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये कि एक तो जारियत का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जारियत का इंतज़ार करेंगे तो इसका फिर ये मतलब है कि हिंदुस्तान अपने मंसूबे के मुताबिक, उसका मंसूबा यही है ना कि पहले पूरी फ़ौज जो है मकबूजा कश्मीर में लगा के जो क्लैम डाउन किया हुआ है, पहले जो तहरीक है उसको कुचल दे, उसके बाद वो सारी फ़ौज ले आए आज़ाद कश्मीर की सरहद पर और हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करे। उस वक्त अगर आपने अपना दिफा कर लिया तो फिर क्या किया यार। दिफा का मतलब ये नहीं होता कि आप इंतज़ार करें कि पहले बंदा आपको मुक्का मारे। दिफा का मतलब ये होता है कि जब आपको पता चल जाए कि ये बंदा मुझे मारने वाला है, उससे पहले आप इंतजाम कर मारो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। निसार खोड़ो साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लोधी साहब, मैं चाहूंगा कि निसार खोड़ो साहब का भी नुक्ता नजर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत क्लियर रही है कश्मीर के मामले के ऊपर, बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहुत क्लियरिटी के साथ आ रहे हैं। खोड़ो साहब, ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात हमेशा से की, भुट्टो साहब ने भी की, मौजूदा हुकूमत भी करती है, पिछली हुकूमतें भी करती हैं कि हिंदुस्तान को कश्मीर के मामले पे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से कब देगा? लोधी साहब कह रहे हैं कि जब मालूम हो गया कि मोदी ये करने वाला है, जारियत करने वाला है, तो पाकिस्तान को उससे पहले एक्शन लेना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखें साहब, हमारी पीपल्स पार्टी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वो आवाज नहीं आ रही निसार खोड़ो साहब की। हेलो जी जी, अब आ रही है, कहिए सर। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब साल 1.5 साल पहले भी, 2 साल पहले भी यही कहते थे कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जब इंडिया ने हम पर हमला किया, 1-2 जहाज भी गिरा दिए गए, हमें उस जहाज गिराने पर बड़ा इजहार किया था, एक मतलब जमा मर्जी से मुकाबला करने का इजहार किया गया था। उसी टेंशन के दौरान इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी दुआ है कि मोदी जीत जाए तो वो कश्मीर का मसला बेहतर तौर पे हल कर लेगा। ये पूछना तो अब प्राइम मिनिस्टर से चाहिए कि क्या वो बेखबर था या क्या था। इस तरह उधर से लड़ाई की बातें चल रही है, उधर से टेंशन चल रही थी कि हमला हो गया उन पर, और उसी के बीच में इमरान खान दुआएं कर रहा था मोदी को कि वो जी जीत जाए, अल्लाह करे कांग्रेस न जीते और बीजेपी जीत जाए। ये पूछना चाहिए कि क्या है। और अब ईंट का जवाब पत्थर डायलॉग हो गया है बस। अब डायलॉग तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हम सलामती काउंसिल का इजलास भी बुलाने में कामयाब नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को कहते हैं, आवाज के अंदर कोई गड़बड़ है निसार खोड़ो साहब की। मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम जो है उनकी आवाज प्रॉपर करे। सेम टाइम जमील अहमद खान साहब, 27 सितंबर इमरान खान साहब खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र क्या होगा? वक्त बहुत कम है, पाकिस्तान ने क्या क्या चीज़ें सारी दुनिया को बतानी है। इमरान खान साहब के बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान किस तरह से कैश करेगा? एक चीज जो सर फहरिस्त होगी और होनी भी चाहिए मेरे जायजे के मुताबिक और तजिए के मुताबिक 27 सितंबर की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर के, वो होगी पहली तो बात ये समझ लें कि जनरल असेंबली का एक
ये जो फोरम है ये बेसिकली एक पब्लिक डिप्लोमेसी का फोरम है, जहां आप अपनी गुफ्तगू करते हैं वो दुनिया के लोग सुनते हैं। उस पर कोई ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास उसमें कोई भी नहीं होती है और अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोग प्रोजेक्ट करते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो प्राइम मिनिस्टर जाके मेरे ख्याल में करेंगे सर फहरिस्त होगा ह्यूमन राइट वायलेशन की, क्योंकि दुनिया सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन पे सेंसिटिव है। बाकी जो हमारी गुफ्तगू रहती है उसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा उस पर काम किया हुआ है और अपने चारों दुनिया में हर जगह, चाहे वो सोशल मीडिया हो, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अपनी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत बहुत ज़्यादा अपने आप को हमारे खिलाफ प्रोपेगेट किया हुआ है कि पाकिस्तान से दरअंदाजी होती है। कश्मीर में जो उभरती है क़ुव्वतें उभरती हैं वो दहशतगर्द हैं। मतलब जुल्म सबसे बड़ा ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इस पे रेजोल्यूशन शामिल हैं कि जब भी हक़ खुद इरादियत की बात हो, जहाँ जहाँ हो, मैं इस तिमूर में भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एडवाइजर रहा हूँ। मुझे मालूम है शनाना गोसमाओ जो वहाँ फ्रीडम फाइटर थे उनसे मेरी ज़ाती तौर पर मुलाकातें रहती थी और वो खुद इस बात को कहते भी थे और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन का भी जिक्र होता था कि यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है 2649 जो हमेशा मैं कोट करता हूँ, उसमें बड़ा क्लियर दिया गया है कि जहाँ भी ऐसे हक़ खुद इरादियत की बात हो वहाँ दुनिया अक़वाम को उनकी दामे दरहमे सुखने मदद करनी चाहिए। और डिबेट के दौरान जो तफसील मौजूद है जनरल असेंबली में, और मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं जब मैं यूएनओ में था, कि उनकी मटीरियल सपोर्ट भी की जा सकती है जो इससे पहले उसे। जमील खान साहब, मैं बात यहीं से शुरू करूंगा, एक वक्फा ले रहा हूं, कमर्शियल ब्रेक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा सवाल यह है, क्या अरब दुनिया पाकिस्तान से ज़्यादा भारत से खुश है और क्यों, और क्या गलतियां पाकिस्तान से माजी में होती रही हैं, उनका अहाता करेंगे इस वक्फे के बाद। कश्मीर का मसला सारे दुनिया के लिए अहमियत इख्तियार तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि वो कश्मीरियों को इस जुल्म और बर्बरियत से निजात दिलाए। मोदी सरकार के साथ किस तरह से निपटना है और मोदी किस तरह से सारी दुनिया के अंदर एक इज़्ज़त और वक़ार हासिल कर रहा है, बहुत हैरत अंगेज़ सूरत हाल है। उसमें पाकिस्तान की वीकनेसेस क्या रही हैं, पाकिस्तान किस तरह से एक ऐसे इन्वायरमेंट में चला गया कि वहाँ मोदी की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है, हिंदुस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है। ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये इमारात के वली अहद हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जो है वो मोदी को पेश किया गया है। यही साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, बेहतरीन गाड़ी चलाते हैं और बेहतरीन प्रोटोकॉल देते हैं, सारी दुनिया हैरान हो जाती है। इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी इसी तरह का प्रोटोकॉल इमरान खान साहब ने दिया और ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब के आने के बाद यूएई के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं, कतर के साथ ताल्लुकात हैं, बहुत सारे इस्लामी जो गल्फ़ स्टेट्स हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत और बहुत मुस्तहकम हो गए और हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहीं पीछे छोड़ने के मामले में कश्मीर के अंदर 9 लाख भारतीय फौज, 90 लाख कश्मीरियों को उन्होंने 21 दिन से कर्फ्यू के अंदर बंद कर रखा है। कत्लो गारत हो रही है, दुनिया को नहीं मालूम हो रहा क्या हो रहा है, लेकिन दूसरी जाने मोदी स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। क्या मफादात हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान पीछे रह रहा है। मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, अब साबिक एम्बेसडर हैं यूएई के अंदर पाकिस्तान के जमील खान साहब, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इन्हीं से सवाल करता हूं कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी गलतियां की और क्या एक्सपो जो 2020 वाला एक्सपो था, पाकिस्तान ने, मियाँ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान ने टर्की को वोट दे दिया था, यूएई को वोट नहीं दिया था, क्या वो बुग़्ज़ है, क्या पाकिस्तान के गलत फैसले हैं। और पाकिस्तान कश्मीरियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू उठा रहा है, लाशें गिर रही हैं, जुल्म हो रहा है, तो अरब दुनिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कमर्शियली चल रहे हैं, वो डांस कल्चर क्लब खुल रहे हैं सऊदी अरब के अंदर, बड़े पैमाने पर सिनेमा हाउसेस खुल रहे हैं, इंडियंस वहाँ पे क्लब्स बना रहे हैं, सिनेमा हाउसेस बना रहे हैं। तो माशी और कल्चर का मसला है, इस्लाम और मुसलमानों का मामला गैर अहम होता जा रहा है। जमील खान साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्फ्लुएंस वहाँ पूरे गल्फ कंट्रीज में इस वक्त किसका है। जाहिर है इजराइल और अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। आपको पता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत सऊदी अरब में, यूएई में इजराइल के कितने आजकल ताने बाने मिल रहे हैं, इस चीज़ को जहन में रख लिया जाए। दूसरी बात जो आपने अभी अपने बयानिए में दिया
कि उसमें उनका इंटरेस्ट, चाहे वो डांस कल्चर हो, चाहे म्यूजिक कल्चर हो, चाहे उनके अपनी ट्रेड हो, कॉमर्स हो, अपनी टूरिज्म हो, वो अपनी जगह पर। आपने मुझसे सवाल किया कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ लग़ज़िश की। पहली बात तो ये है कि इस वक्त दुनिया में बड़े पॉकेट्स हैं जिन पॉकेट्स के साथ अलाइन करना पड़ता है। हमने अमेरिका के साथ जिंदगी भर अलाइन किया, लेकिन उसका फायदा हमें नहीं हो सका। उसमें भी हम अपनी गलतियां करते रहे, क्योंकि अमेरिका से हमेशा हमारी ट्रांजिशनल रिलेशन रहे हैं, जबकि अमेरिका ने इंडिया जब बढ़ाया अपना रिलेशंस तो उसने स्ट्रेटेजिक रिलेशन कर लिया। तो इसी तरीके से गल्फ कंट्रीज से हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशन से शुरू हुए थे, अब गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे ट्रांजिशनल रिलेशन शुरू हो गए हैं। मैं खुद जब यूएई में था तो मैंने देखा कि क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ी एक और चीज यहाँ नुक्ता मैं बयान करता चलूं, फिर मैं बताता हूँ कि यूएई में जब मैं था तो मैंने क्या देखा खुद रूलर्स और अपने जो हमारे सरबराहान हैं वो क्या करते रहे और किस लिहाज से हमारी इज्जत और हुर्मत में कमी आई। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गल्फ कंट्रीज का ये हमेशा वतीरा रहा है कि वो ताकतवर लोगों के साथ जाते हैं और जो जहां देखते हैं कि माशी तौर पर अगर कोई कमजोर हो रहा है या दुनिया में उसकी वक्त में कुछ कमी आ रही है किसी मुल्क की, तो उसके साथ ज्यादा अलाइन अपने आप को नहीं करते हैं। यानी कि अपने इंटरेस्ट को जैसे कि हर कंट्री करता है, लेकिन यूएई में मुस्लिम उम्मा या गल्फ कंट्रीज में मुस्लिम उम्मा का दर्द थ्योरी में कागजों में तो है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन उनकी अवाम में बहुत ज्यादा है। यहाँ एक फर्क महसूस करना बहुत जरूरी है कि अवाम जो सोचती है रूलर्स उससे मुख्तलिफ सोचते हैं, कि रूलर्स के अपने भी इंटरेस्ट हैं, पेट्रो डॉलर्स उनके कहीं और पड़े हुए हैं, उनकी अपने प्रोटेक्शन कहीं और से मिल रही है, लिहाजा उनके इंटरेस्ट और अवाम। तो आपने मुझसे ये पूछा सवाल और फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे जो सरबराहान वहाँ जाते थे, मैंने खुद ये देखा है पिछले जो 10-15 सालों में, मैं पहले यूएनओ की तरफ से जी क्या देखा, तो मैंने ये देखा वहाँ कि ये अपने कामों और अपने जाती मफाद की बातें ज्यादा, हमारे हुक्मरान जाती मफादात के अंदर बिजी रहे। नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, मैं जमील खान साहब, सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, बड़े कनेक्टेड हैं, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अशरफी साहब, ये पाकिस्तान के जो मामलात हैं सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ और मुस्लिम उम्मा जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ लगते तो बड़े ज़बरदस्त थे। इमरान खान साहब ने तो बड़ी बेहतर अंदाज के अंदर तमाम सूरत हाल को आगे लेके चला, लेकिन कश्मीर के मामले के ऊपर कोई खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है, कोई ऐसा बयान देने को तैयार नहीं है सिवाय सऊदी अरब के। चीज़ें उस तरह से बढ़ नहीं रही, मोदी को की पजराई के अंदर इजाफा हो रहा है सारी दुनिया में। पाकिस्तान से गलतियाँ क्या हुई हैं ताहिर अशरफी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है कि अभी जो भाई बात कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पिछले 10-15 सालों में बिलखुसूस जनरल परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक की अहमियत सिफर से भी कम थी। हमारे वो दो, आज सवाल मेरा बस इतना है कि जो मुल्क 70 साल आपके साथ खड़े रहे, 46 साल जहां किसी इंडियन वजीर आजम की पजीराई नहीं हुई, आज वहां क्यों हो रही है, ये सवाल है। आखिर वही गलत है कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। बात सीधी सी है, हमारे हुक्मरानों ने कौम के मफाद में जाने की बजाय अपने मफादात का हसूल जरिया बनाया। जब उन पे बुरा वक्त आया उन्होंने अरब हुक्मरानों को इस्तेमाल किया, और जब अरब हुक्मरानों ने कोई बात कही, ये जाती नौइयत की बात कर रहा हूँ, मुल्क की नहीं जी। जब नवाज शरीफ साहब फंसे, सऊदी अरब को बीच में डाला। जब शाह अब्दुल्ला ने कहा आप इंतजार कर लें इलेक्शन तक, कहा नहीं जी हमने तो जाना है। जब बेनजीर साहिबा का मामला आया तो बेनजीर साहिबा ने बीच में मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों को डाला। जब उन्होंने कहा हम मत जाएं, कहा नहीं जी हम तो जाएंगे। ये जो पाकिस्तान के साथ अरब दुनिया के ताल्लुकात में खराबी पैदा होनी शुरू हुई, वो इस वाक़े से शुरू हुई। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में तो नवाज शरीफ साहब एलानिया कहते थे कि ये अरबों का दौर खत्म होने वाला है। उन्होंने तो जो कुछ है हमारी पार्लियामेंट में खड़े बाज आकबत अंदेशों ने और नवाज शरीफ साहब की, यानी मक्का मुकरमा पर मिसाइल हमला हुआ था, हमारी वजारत खारजा ने मजम्मत नहीं की थी।
3 दिन आपकी यानी मुसलमानों की वहदत का मरकज अल-अक्सा ताला लगा रहा, हमारी वजारत खारजा ने मजम्मत नहीं की। आगे अब जनरल बाजवा ने और उससे पहले कुछ जनरल रहीम शरीफ ने कुछ कोशिश करके इन ताल्लुकात की बहाली में किरदार अदा करना शुरू किया। तो क्या गुज़श्ता 10 साल जब आपने अरबों को धक्का दिया हुआ था, जब आप अपने जाती मफादात के लिए कभी किसी मुल्क के पास जा रहे थे और जाती मफादात, कौमी मफादात नहीं, तो फिर वो अरब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते? क्या आपको वो दिन भूल गया जब मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचा था कि पाकिस्तान आपकी मदद नहीं करता, मैं आपको फौज भी देता हूँ, असला भी देता हूँ यमन के लिए? और शाह सलमान ने ये बात कह के मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत को वापस भेजा था कि नहीं, पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा भाई है, हम हिंदुस्तान से इस तरह की कोई मदद नहीं लेना चाहते। अल्लामा साहब एक चीज बताइएगा, आपने बहुत तफसील से बताया, मोहम्मद बिन सलमान बड़ा अहम रोल है उनका सारे मामलात में। कश्मीर के मामले पे मोहम्मद बिन सलमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? उनके पास क्या ऐसी रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है। 2 मरतबा पिछले हफ्ते में मोहम्मद बिन सलमान ने बात की है वजीर आजम इमरान खान से। जब मार्च में हिंदुस्तान जारहियत करने आ रहा था तो कौन सा मुल्क था जिसने दुनिया को पैगाम दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत बर्दाश्त नहीं करेंगे? वो सऊदी अरब था। वो मोहम्मद बिन सलमान ही था जिसने ट्रंप से लेकर इसराइल तक जो उनके हवारी थे उनको पैगाम दिया था कि पाकिस्तान पर जारहियत के नतीजे में सऊदी अरब खामोश नहीं रहेगा। अब भी मेरी जाती इत्तलात भी हैं, हमारी वजारत खारजा के पास इत्तलात भी हैं और वजीर आजम साहब के पास भी इत्तलात हैं कि सऊदी अरब जहां तक मुमकिन है वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। मेरा एक सवाल है आज, जी कहिए। मोदी तो अमारात पहुंच गया, मोदी तो बहरीन पहुंच गया, मोदी तो फ्रांस पहुंच गया, हम क्यों नहीं निकले? हमने जाके रोना अब तक क्यों नहीं रोया? हमने अपने जख्म क्यों नहीं दिखाए? जब आप इस तरह इग्नोर करेंगे या आप इस तरह सिर्फ समझे कि आपके ट्विटर और टेलीफोन के ऊपर पूरी दुनिया, एक जनरल बाजवा ने आपकी खारजा पॉलिसी को दुरुस्त सिमट में डाल दिया था मेहनत करके। अब हर बात तो उन्होंने नहीं करनी है, उससे भी बहुत से लोगों को तकलीफ होती है कि फौज क्यों करती है। जब तुम मुल्क के साथ खेलोगे तो फिर फौज ही करेगी ना। ताहिर अशरफ साहब मेरे साथ आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। मैं आरिफ हुसैनी साहब से ही सवाल करूंगा, आखिर मोदी सारी दुनिया के अंदर घूम रहा है, एजाज़ात मिल रहे हैं, इज्जत मिल रही है, वजीर आजम इमरान खान क्यों नहीं निकल रहे? क्या वजह है? आपको क्या कोई स्कीम, कोई पॉलिसी, कोई ऐसा सिस्टम नजर आ रहा है हुसैनी साहब पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए? क्या होना चाहिए कि वो बाहर निकले और अपने दुख दर्द ये तमाम चीज़ें बताएं सारी दुनिया को? जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमें बहुत एग्रेसिव स्टांस लेना पड़ेगा डिप्लोमेटिकली, और ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर भी और फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर भी। इसके अलावा भी जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उसको भी लेना पड़ेगा, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको भी करना पड़ेगा। आर्म फोर्सेस तो हर वक्त जो हैं अपने जो आर्म फोर्सेस के रवाबित होते हैं दूसरी अफवाज के साथ, उसके साथ इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं। बट ये कि मिनासुल कौम जो है, हमारे जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो कि ये डायस्पोरा है, उनको भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर के इशू को, न सिर्फ कश्मीर के इशू को बल्कि तमाम अक़लियतों के इशूज़ को जो इस वक्त हिंदुस्तान के, भारत के अंदर पसमानदा हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनको सपोर्ट करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और उसी में पाकिस्तान के लिए फलाह भी है और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी में अपना किरदार अदा करना चाहिए और लोगों की बहुत तवक्कुआत हैं उनसे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ज़रूर इस पर पूरा आएंगे। मैं चाहूँगा कि जमील खान साहब मुख्तसरन ये बताएं कि पाकिस्तान को जो 27 सितंबर है, इमरान खान साहब को कौन से 2, 3, 4 पॉइंट दुनिया को बताने चाहिए? देखिए, उसमें 3 उसके स्ट्रीम होते हैं डिप्लोमेसी में। एक होता है लीगल डिप्लोमेसी, एक होता है पब्लिक डिप्लोमेसी और तीसरी चीज़ है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी। लीगल डिप्लोमेसी के तहत जो उस तकरीर में वो तकरीर करना फरमाएंगे, उसमें जो इक़्तिबासात होंगे जो मेरे अंदाजे के मुताबिक, उसमें सबसे ज़्यादा होगा कि ये आर्टिकल जो चेंज किया इंडिया ने वो दुनिया के कानून के मुताबिक सही है या गलत है। जाहिर है गलत है, वो उन्होंने उसका जिक्र कर रहे हैं। वहाँ जाके क्यों गलत है? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का इसमें रेजोल्यूशन है, इसमें जेनेवा कन्वेंशन का 49
उसका आर्टिकल है, इसमें एडिशनल प्रोटोकॉल जेनेवा कन्वेंशन का 20 आर्टिकल है, इसके बारे में बात होगी। दूसरे अगली बात यह है कि वो बताएंगे कि जो वहाँ जुल्म तादी जबरो सितम चल रहा है कश्मीर में, और जो कि जैसा कि ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने अपने आंसुओं के साथ, अपनी सिस्कियों के साथ जो रिपोर्ट पेश की, उसमें सारी तफसील दी हुई है कि किस तरह उस सारे पॉइंट को मिलाने की जरूरत है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है। मैं आखिर में चाहूंगा कि ताहिर अशरफी साहब, हम अरब वर्ल्ड के साथ दोबारा कनेक्ट होने के लिए हमें 2-3 कौन से ऐसे इकदाम लेने की जरूरत है जिसपे पाकिस्तान दोबारा अरब वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाए? देखिए, गुजारिश ये है कि जो डिप्लोमेसी या जो ताल्लुकात जनरल बाजवा ने बहाल करने शुरू किए हैं ना, आप उसी को पकड़ लें, ठीक है, और उसी को लेके आप अरब दुनिया में चले जाए। एक जो आपका एतमाद टूट गया जी, ये मुश्किल वक्त में पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा ही नहीं होगा, उसको बहाल कीजिए। वो आपसे ये नहीं कह रहे आप आके हमारे लिए ईरान को मारे, हाँ, या आप आके हमारे लिए हौसियों को मारे। एक ऐसा सूरत हाल जिसमें आपके दोस्त को आपकी जरूरत हो, आपको बहुत बेहतर अंदाज में भी आपने जवाब भी देना हो तो आप अच्छे अंदाज में दे सकते हैं ना। आप उस एतमाद को बहाल कीजिए। वो शेख जैद जो कहते थे कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है और इंडिया सिर्फ मैं गाना सुनने जाता हूँ, उस शेख जैद के बेटे ने कल जब ये अवार्ड दिया तो हमारे दिल जख्मी है। हम इस पर इसको क्या कहें, मुजम्मत या अफसोस तो छोटे जुमले हैं, लेकिन आखिर ये नौबत क्यों आई? हम रिव्यू करें, हम देखें कहाँ हमने गलतियां की हैं, हम जाके, और अभी तक कोई हमारा वक्त नहीं है जिसने जाके अरब इंटेलेक्चुअल को बताया हो, या अरब दुनिया में और हिंदुस्तान के मैं आपको 10 वफूद बता सकता हूँ जो इस वक्त अरब दुनिया में फिर रहे हैं, उनके ताजर भी फिर रहे हैं, उनके मौलवी भी फिर रहे हैं, उनके बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगा। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, खालिद नईम लोधी साहब, निसार खोड़ो साहब, हुसैनी साहब और जमील अहमद खान साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले हैं, वफूद बाहर नहीं निकले हैं। सेनेट के चेयरमैन को जाना था यूएई, उन्होंने एहतजाजन मनसूख कर दिया दौरा, जो मोदी साहब को वहाँ पे सिविल अवार्ड मिला। पाकिस्तान को बाहर निकलने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ वफूद की सूरत में, ताजिर बिरादरी हो, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हों, MNAs MPs हों, इन सबको निकल के पाकिस्तान का वो केस, कश्मीर का केस सारे दुनिया में बताने की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर कश्मीर के इस मामले को उठाने की, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।